हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओपन क्लासरूम। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12th की अकाउंटेंसी और आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप से आप क्या समझते हैं? पार्टनरशिप क्या होती है? हिंदी में कहें तो साझेदार। जब दो या दो से अधिक लोग एक साथ मिलकर किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए एग्रीमेंट करते हैं, व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। व्हेन टू or more persons come together to establish business and share its profit, then partnership firm come into existence। ठीक है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यवसाय प्रारंभ करने पर सहमत हुए और लाभ विभाजन करते हैं तो उसे साझेदारी फर्म अस्तित्व में आती है। तो यानी कि जब दो लोग या दो से अधिक लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं कि एग्रीमेंट करते हैं और कोई बिजनेस लाने का सोचते हैं तो पार्टनरशिप फर्म बनती है। ठीक है, ये जो पूरे टॉपिक्स हैं ये सारे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए भी इजी है कि यहाँ पर सब कुछ उन्हें नोट्स के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें होता क्या है कि पार्टनरशिप फर्म एक्ट 1932 अप्लीकेबल होता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो ये पता होना चाहिए। इसमें पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लीकेबल होता है। अब पार्टनरशिप ये एक्ट जो है, इसमें क्या है, इसमें क्या दिया हुआ है? तो इसमें जो मेजर चीज़ें हैं वो होती हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो पार्टनर्स अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं बिजनेस में, तो उस पर इंटरेस्ट किस रेट से दिया जाएगा। ये तब अप्लीक होता है जब पार्टनर्स ने कोई अपना एग्रीमेंट नहीं किया हुआ, रिटर्न में कोई एग्रीमेंट नहीं है, या फिर एग्रीमेंट किया है उसमें ये क्लॉज नहीं मेंशन है, तो उस केस में पार्टनरशिप एक्ट में क्या प्रोविजंस हैं वो अप्लीकेबल होते हैं। तो यहाँ पर ये पता लगता है कि जो पूंजी है उस पर किस रेट से ब्याज दिया जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ड्राइंग्स जो है का मतलब होता है जो वो बिजनेस से पैसा अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकालते हैं। ठीक है, तो उसे ड्राइंग्स कहते हैं, आहरण। तो उस पर जब वो पैसा लेते हैं बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उस पर जो फर्म है वो इंटरेस्ट चार्ज करती है। अगर पार्टनरशिप डीड उन्होंने बना रखी है पार्टनर्स ने खुद और उसमें प्रोविज़न है कि भाई नहीं लेंगे, तो वो अप्लीकेबल होगा। अगर वहाँ पर पार्टनरशिप डीड नहीं है या फिर डीड है लेकिन वो साइलेंट है इस पर कि पार्टनरशिप ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट क्या होगा, तो वहाँ पर ये पार्टनरशिप एक्ट अप्लीकेबल होता है और उसमें क्या प्रोविज़न है वो अप्लीकेबल होता है। फिर मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट है वो किस तरीके से बनेंगे, इसमें क्या प्रोविज़न होंगे। ये डेथ ऑफ पार्टनर, जब पार्टनर की मृत्यु हो जाए तो उस वक्त हम इस सिचुएशन को कैसे डील करेंगे। या कोई नया पार्टनर इंट्रोड्यूस हो रहा है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, तो उस वक्त हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स किस तरीके से मेंटेन होंगे। तो ये प्रोविज़न्स मेजर प्रोविज़न्स हैं जो पार्टनरशिप एक्ट में हैं। इन्हें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जो पार्टनरशिप एक्ट है उसकी डेफिनेशन 1932 में दी हुई है, जो सेक्शन 4 के अंडर आती है। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 में लिखा है कि वो क्या कहता है कि रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कहता है कि जब कोई ये पर्सन जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में एक एग्रीमेंट हो कि जिसमें वो बिजनेस चलाने के लिए चाहे तो सारे खुद बिजनेस चलाएंगे या उनमें से कोई एक उनके बिहाफ पे बिजनेस करेगा। ठीक है, साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच एक संबंध है जो ऐसे व्यवसाय के लाभ को बांटने के लिए सहमत हों जिनका संचालन उन सबके द्वारा या उनमें से किसी एक द्वारा किया जाता है। इस पूरी डेफिनेशन में 3 वर्ड्स जो है इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं। एक तो पार्टनर यानी साझेदार, फर्म और फर्म का नाम। तो साझेदार कौन है? साझेदार द पर्सन्स हु इन्वॉल्व इन डूइंग द बिजनेस, जो बिजनेस करने के लिए इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो लोग एग्री करते हैं कि वो बिजनेस करेंगे तो वो साझेदार होते हैं। अब फर्म ये कलेक्टिवली द पर्सन्स आर कॉल्ड फर्म्स, यानी कि ये जो पर्सन्स हैं वो इंडिपेंडेंट नाम से तो जाने जाते, जब एक साथ इकट्ठे होकर कोई बिजनेस करते हैं तो इसे हम फर्म का नाम देते हैं, इन्हें फर्म कहते हैं। और नेम ऑफ द फर्म हो गया कि ये फर्म का क्या नाम रखते हैं जिसके अंडर में ये सब लोग काम करते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आगे अब पार्टनरशिप फर्म जो होती है उसकी विशेषताएं क्या हैं, फीचर्स क्या हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो पहले कि 2 और मोर पर्सन्स, कम से कम 2 लोग तो होने ही चाहिए। एक लोग होंगे तो पार्टनर तो बना ही नहीं, वो तो प्रोप्राइटर हो गया। तो 2 या 2 से अधिक लोग इसमें होने चाहिए। दूसरा एग्रीमेंट होना चाहिए। अब एग्रीमेंट को हम आगे पढ़ेंगे। एग्रीमेंट चाहे तो रिटन और नॉन रिटन यानी ओरल कुछ भी हो सकता है। फिर ये लोग एक कोई बिजनेस शुरू करना चाहें। फिर म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए इन दोनों के बीच में।
फिर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट किस तरीके से बांटेंगे। फिर लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स की क्या लायबिलिटी होगी, इन्हें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, 2 और मोर पर्सन्स, एटलीस्ट 2 persons coming together for common goal. In other words, the minimum number of partners of the firm can be 2. Section 464 of Companies Act 2013, the central government is empowered to prescribe maximum number of partners in a firm, but the number of partners cannot be more than 100. Central government has prescribed the maximum number of partners of the firm is to be 50 under Rule 10 of Companies Act, Rule 2014. So partnership firm cannot have more than 50 पार्टनर्स। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कम से कम 2 पार्टनर तो बताए गए हैं, कम से कम 2 तो होने चाहिए, और ज़्यादा कितने होने चाहिए उसके लिए कंपनीज एक्ट डिफ़ाइन करता है। ऐसे कंपनी एक्ट 2013 में ये डिफ़ाइन है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 100 लोग हो सकते हैं, और उसके बाद इसको पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि इसमें कितने लोग होंगे। एक तो सीलिंग हो गई कि 100 होंगे, ठीक है, यानी 100 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट 100 से ज़्यादा की लिमिट तो दे नहीं सकती। उससे कम की जो लिमिट होनी है, कितनी रखनी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट 2 से लेके 100 के बीच में कहीं पर भी फिक्स कर सकती है। तो अभी जो है कंपनीज एक्ट 2014 में पहले अब गवर्नमेंट ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने 50 की लिमिट तय की हुई है कि जो पार्टनरशिप फर्म में 50 पर्सन्स मैक्सिमम हो सकते हैं। गवर्नमेंट अगर फील करे तो इसे बाद में 100 तक बढ़ा सकती है, लेकिन 100 से ज़्यादा वो भी नहीं बढ़ा सकती। ठीक है, फिर आता है एग्रीमेंट। तो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट वर्बल और रिटर्न कुछ भी हो सकता है। तो इसमें कहते हैं कि पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स टू डू बिजनेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेस। द एग्रीमेंट बिकम ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन द पार्टनर्स. It is not necessary that such agreement is in written form. An oral agreement is equally valid. But in order to avoid dispute, it is preferred that partners have an written agreement. तो कहता है कि यहाँ पर एग्रीमेंट होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक पार्टनर हैं, उनके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, अब ये एग्रीमेंट जो है रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, यानी लिखा हुआ भी हो या फिर मौखिक हो, दोनों ही वैलिड हैं। ऐसा नहीं है दोनों वैलिड नहीं होंगे, वैलिड होंगे दोनों। लेकिन रिटर्न वाला इसलिए प्रेफर किया जाता है कि अगर दोनों के बीच में कोई विवाद हो जाए, कोई डिस्प्यूट हो, तो उसको निपटारा कैसे होगा। अगर पहले से उन्होंने डिसाइड कर रखा है कि मेरे पास भी ये सिचुएशन आएगी तो हमको इस तरीके से इसे रिजॉल्व करेंगे, तो इसलिए रिटर्न वाले को प्रायोरिटी दी जाती है। और इन केस वो भी नहीं है तो फिर उस वक्त पार्टनरशिप एक्ट तो है ही हमारे पास, फिर पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी होगा वो डिसीजन लिया जाएगा। फिर आता है बिजनेस। तो एग्रीमेंट शुड बी टू कैरी सम बिजनेस मेयर को ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी डजंट अमाउंट टू पार्टनरशिप। अब कहता है कि इसमें कोई जब एग्रीमेंट होता है, जब पार्टनरशिप फर्म बनती है, तो कोई बिजनेस करने के लिए बनती है। तो बिजनेस होना सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई व्यवसाय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी 2 लोग मिले और उन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीद ली, सपोज उन्होंने एक लैंड खरीद ली, तो जब वो पार्टनर तो वो भी होगा, उसमें कोई लैंड खरीदी है, 2 लोगों ने मिलकर खरीदी, तो पार्टनर तो हैं, लेकिन वो पार्टनरशिप नहीं कही जाएगी, वो को ऑनरशिप कही जाएगी। मतलब एक प्रॉपर्टी के 2 ऑनर हो गए और कोई बिजनेस तो कर ही नहीं रहे, तो ये पार्टनरशिप में फॉल नहीं करेगा। तो उसके लिए कोई बिजनेस होना ज़रूरी है कि दोनों आपस में कोई बिजनेस करें जिसमें कि कोई प्रॉफिट हो, लॉस हो। ठीक है, फिर म्यूचुअल एजेंसी। और म्यूचुअल एजेंसी होता क्या है, तो इसमें कहते हैं कि द बिजनेस ऑफ ए पार्टनरशिप कंसर्न मे बी कैरिड ऑन बाय ऑल पार्टनर्स और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. Every partner is entitled to participate in the conduct of the affair of the business. There exists a relationship of mutual agency between all partners. Each partner carrying on business in their principal as well as agent for all other partners. He can bind other partners by his act and also bound by the act of others partner with regard to business of them. रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल एजेंसी इज़ सो इम्पॉर्टेंट. इसमें क्या है कि जो बिजनेस है, बिजनेस चाहे तो सारे मिलकर एक साथ भी कर सकते हैं, बिजनेस में इन्वॉल्व रहेंगे, सारे मिलकर बिजनेस को चलाएंगे, या फिर वो डिसाइड करते हैं कि उनके बिहाफ पे कोई एक जो बंदा होगा, एक पर्सन जो होगा वो बिजनेस चलाएगा.
तो इसमें एक चीज़ ये है कि ये दोनों सारे पार्टनर्स बिजनेस चलाने के लिए अधिकृत होते हैं, ठीक है, ऑथराइज हैं सारे कि कोई भी चाहे तो सारे मिलके एक साथ बिजनेस चलाएं या उनमें से कोई एक चलाएं। और दूसरा है कि वो डिसाइड कर लें कि भाई हम सबके बिहाव पे कोई एक बंदा जो है, एक पर्सन वो बिज़नेस को रन करेगा, ठीक है। लेकिन जो बिज़नेस चला रहा है, मान लीजिए सबके बीच में से कोई एक बंदा बिज़नेस चला रहा है, तो लेकिन उसके द्वारा किए गए जो भी वो एक्शंस लेता है, कोई भी डिसीजन लेता है, उसमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसके लिए दूसरे पार्टनर जितने भी हैं वो सारे जिम्मेदार होंगे। वो ये कह के नहीं बच सकते कि उन्हें नहीं पता है। तो वो सारे फर्म के द्वारा किए गए कार्यों के लिए जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए सारे पार्टनर्स ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बिजनेस ही प्रॉफिट के लिए हो रहा है। यहाँ पर पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का डिसीजन पहले होना चाहिए कि वो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट और लॉस, तो उसे किस रेशो में डिवाइड करेंगे। तो इसमें पार्टनरशिप एक्ट में भी ये चीज़ डिफाइन की हुई है, लेकिन अगर वो एग्रीमेंट करते हैं तो उसमें भी ये चीज़ डिफाइन होनी चाहिए कि प्रॉफिट किस शेयर में बांटेंगे और लॉसेस भी उसी रेशो में वो बटेंगे पार्टनर्स के बीच में। तो अनदर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज दैट द एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स मस्ट बी टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस of the business. Though the definition contained in Partnership Act described partnership as relationship between people who agree to share profit of a business, the sharing of loss is implies. Thus, sharing of profit and loss is important. ठीक है, साझेदारों के बीच में एक महत्वपूर्ण तत्व यह है कि साझेदारों के बीच समझौता निश्चित रूप से व्यवसाय के लाभों एवं हानियों को बांटने के लिए होना चाहिए। यद्यपि साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत परिभाषा में विवरण में साझेदारी को उन लोगों के बीच संबंध के रूप में बताया गया है जो व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत होते हैं, जिनमें हानि भी नकारात्मक लाभ के रूप में लागू होती है। अतः लाभों की भागीदारी के साथ साथ हानियों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो प्रॉफिट का मतलब सिर्फ प्रॉफिट नहीं बांटेंगे, जो लॉस होंगे लॉस भी उसी तरीके से बांटेंगे। सपोज अगर वो पार्टनरशिप एक्ट में इन्होंने ये मेंशन नहीं किया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, या फिर उनका जो एग्रीमेंट है वो रिटर्न में नहीं है, तो पार्टनरशिप एक्ट वहाँ पर आता है। पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि इररिलेवेंट ऑफ ऑल द थिंग्स, कि वहाँ पे जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो इक्वली हो जाएगा बस। अब लायबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर्स, अब पार्टनर्स के क्या क्या उत्तरदायित्व हैं ये भी वहाँ पे डिफाइन होने चाहिए कि हर एक पार्टनर का जो लायबिलिटी है वो जॉइंटली है, इंडिपेंडेंट एक पार्टनर की नहीं है कि अगर कोई लॉस हो रहा है तो उसके लिए कोई एक पार्टनर जिम्मेदार है, या कोई लायबिलिटी पे करनी है उसके लिए एक पार्टनर जिम्मेदार है, ऐसा नहीं है। जितने भी पार्टनर्स हैं वो सारे इसके लायबल होंगे, और जो भी लॉस हो, प्रॉफिट हो या कोई लायबिलिटी हो उसके लिए तो सारे पार्टनर्स को ही उस लायबिलिटीज़ को डिस्चार्ज करना पड़ेगा। यहाँ पर लायबिलिटीज़ जो पार्टनर्स की होती है वो अनलिमिटेड है। मान लीजिए कोई लायबिलिटी है और वो बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो इतना नहीं है कि वो उस लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर सकें, ठीक है, लायबिलिटी को पे कर सकें, तो वो कंपनीज़ की जो एसेट्स हैं उनको भी बेच देते हैं। मान लीजिए कि वो एसेट्स बेचने के बाद भी वो उनकी जो लायबिलिटीज़ है उसको पूरा पे नहीं कर पा रहे हैं, तो इस केस में वो क्या करेंगे, जो पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी है कि वो इसे पे करें, तो उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लायबिलिटी है पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड होती है, लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है, यानी कि उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। अगर वो अपनी लायबिलिटीज़, फर्म की लायबिलिटीज़ को पे नहीं कर रहे हैं तो उनकी पर्सनल जो एसेट्स हैं उसे भी बेचकर उनकी लायबिलिटीज़ को डिस्चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। तो कहता है इसमें कि ईच पार्टनर इज लायबल जॉइंटली विद ऑल द अदर पार्टनर्स also severally to the third party for all the act of firm done while he is a partner. Not only that, the liability of partner for act of firm is also unlimited. This implies that private asset can be also used for paying off the firm's debt. ठीक है, तो प्रत्येक साझेदार संयुक्त रूप से साझेदारों के साथ तथा स्वतंत्र रूप से फर्म के कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है जब तक कि वह एक साझेदार है। केवल वही नहीं, साझेदार में एक फर्म के लिए असीमित उत्तरदायित्व होते हैं।
अतः फर्म के कामों के लिए एक साझेदार की जिम्मेदारी संयुक्त रूप से संबंध होती है और उसकी परिसंपत्तियां भी फर्म के ऋण चुकाने हेतु आबद्ध होती हैं। ठीक है, तो उसकी जो लाइबिलिटीज़ होती हैं अनलिमिटेड होती हैं, और तो जो लाइबिलिटीज़ हैं उसको डिस्चार्ज करने, उसको पे ऑफ करने के लिए उनकी पर्सनल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी इसमें अटैच हो जाती हैं, उसको भी सेल करके, लेकिन फर्म की जो लाइबिलिटीज़ है उसे पे करना होता है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट 2008 में इंट्रोड्यूस किया गया था LLP का, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। जैसा कि अभी आपने पीछे देखा कि ये यहाँ पे जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, यानी कि अगर कोई लॉस है तो उसके लिए पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टीज़ भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, उसे भी पर फर्म की लाइबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो इसको देखते हुए एक नया कॉन्सेप्ट आया था कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, यानी कि यहाँ पर जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड कर दी गई है, यानी कि उनकी लाइबिलिटी पर्सनल प्रॉपर्टीज उसमें इन्वॉल्व नहीं है, जो भी लाइबिलिटी है वो सिर्फ फर्म की है। तो आपको यहाँ पर ये लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि कई बार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि लिमिटेड लाइबिलिटी और पार्टनरशिप में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट एक जो डिफरेंस तो यही है कि वहाँ पे जो लाइबिलिटी है वहाँ पे अनलिमिटेड होती है और यहाँ पर जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है। आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर जो ये पार्टनर LPP है, ये जो है एक अलग सेपरेट पार्टनरशिप एक्ट 2008 में रजिस्टर होता है, और ये इसकी जो प्रॉपर्टी है वो परपेंचुअल है, मीन्स ये कंटिन्यू चलती रहती है, ये डिज़ोल्व नहीं होती है। फिर इनकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड हो गई है। ठीक है, तो कहता है कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप LLP इज़ एन इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड अंडर द लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 which with limited liability and perpetual succession. It is viewed as an alternative corporate business vehicle that provide the benefit of limited liability but also its partner the flexibility of organization their internal structure as a partnership based on a mutually arrived agreement. सीमित दायित्व साझेदारी, हिंदी में कहते हैं सीमित दायित्व साझेदारी, एक निगमित साझेदारी है जो सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम 2008 के अंतर्गत स्थापित तथा पंजीकृत की जाती है। सीमित देयता और शाश्वत अधिकार इसके प्रमुख विशेषताएं हैं। इसे एक वैकल्पिक कॉर्पोरेट मॉडल के रूप में देखा जाता है जो सीमित दायित्वों के लाभ के साथ साथ भागीदारों को पारस्परिक आगमन समझौते के आधार पर साझेदारी के रूप में आंतरिक सरपंच को व्यवस्थित करने की अनुमति देता है। ठीक है, तो इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें ही हैं। LPP एक्ट 2008 के अंडर रजिस्टर होता है और ये शाश्वत होता है, परपेंचुअल है, और दूसरा इसमें जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है। अब कि यहाँ पे इसके फीचर्स आ गए, तो आपको जब फीचर पता लग जाएंगे इसके, तो और आपके दूसरी पार्टनर अभी हम पीछे पार्टनरशिप पढ़ी है तो इसमें आपको डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। तो LPP इज़ अ कॉर्पोरेट एंड लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर। इसकी जो एंटिटी है LPP की वो अपने पार्टनर से अलग है। अलग है कैसे? मतलब ये इसमें जो कुछ भी लाइबिलिटी है इनकी, ये सिर्फ फर्म तक ही लिमिटेड है, इनकी पर्सनल पार्टनर्स पे कोई लाइबिलिटी नहीं होती है। अगर फर्म की लाइबिलिटी कोई डिस्चार्ज करनी है और फर्म उसे डिस्चार्ज नहीं करवाए तो वो फर्म तक ही लिमिटेड रहेंगी, पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी जैसा कि पहले हो रही थी। तो इसलिए इन दोनों की एंटिटी अलग होती जाती है। तो LPP कॉर्पोरेट बॉडी एक कानूनी इकाई है जो अपने सहयोगियों से अलग है। ठीक है, एवरी LPP शैल हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर एंड शैल आल्सो हैव एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल एज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ whom एटलीस्ट 1 शैल बी ए रेजिडेंट इन इंडिया। यहाँ पर यह है कि इसमें कम से कम 2 तो होंगे ही, और 2 में से भी एक जो है वो भारत का निवासी होना चाहिए, इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए। एक बाहर का वो चलेगा, लेकिन एक जो है वो मैंडेटरी है कि वो इंडियन रेसिडेंट ही होना चाहिए। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शैल नॉट बी अप्लीकेबल टू लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। इसमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि इसमें LLP एक्ट 2008 अप्लीकेबल होता है। ठीक है, फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हैज़ ए परपेंचुअल सक्सेशन। ठीक है, तो इसमें ये परपेंचुअल सक्सेशन का राइट मिलता है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू इन्वेस्टिगेट इनटू द अफेयर ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इफ़ रिक्वायर्ड बाय अपॉइंटमेंट ऑफ कॉम्पिटेंट इंस्पेक्टर फॉर द पर्पज़। अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो किसी भी
पर्सन को अपॉइंट कर सकती है इनके इन्वेस्टिगेशन के लिए। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है या उसे इन्वेस्टिगेशन कराने की ज़रूरत है तो किसी भी ऑथराइज्ड एजेंसी को यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, अब तक जो हमने पार्टनरशिप पढ़ी तो उसमें दो चीज़ें मेजर निकल के आ रही हैं कि पहला कि पार्टनरशिप एक तो है अनलिमिटेड लायबिलिटी और एक है विद लिमिटेड लायबिलिटी। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी में क्या है कि पार्टनर्स की अगर जो फर्म की जो लायबिलिटी है अगर वो फर्म की एसेट्स से पे ऑफ नहीं हो पा रही है तो उसकी जो पार्टनर हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी से उसे पे ऑफ किया जाएगा। और दूसरा है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जहाँ पर कि अगर यहाँ पे जो पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है, अगर फर्म अपनी लायबिलिटी तो डिस्चार्ज नहीं कर पा रही है तो वो वहीं स्टॉप हो जाएगी, जितनी है उससे ही उसे पे ऑफ किया जाएगा। लेकिन पर्सनल जो पार्टनर्स हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व नहीं होगी। यहाँ पर हम पूरे जितना भी 12th का कोर्स है आपका अकाउंटेंसी का सारी वीडियोस आपको मिलेंगी और ये पूरा कोर्स मैं कराऊंगा आपको, तो यहाँ पे आपको ट्यूशन्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए आप जुड़े रहिए, आपको बिल्कुल ट्यूशन्स की तरह ही इसमें यहाँ पे वीडियोस आती रहेंगी, आप उसे पढ़ते रहिए, सारे नोट्स तक आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट जरूर करिए, वरना आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। ओके, टिल देन गुड बाय।